जनरल बायोलॉजी हम चैप्टर सेल कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने थ्योरी की थी, उसमें हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे और सेल डिवीज़न के बारे में बहुत ही ब्रीफ में देखा था। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के डिफरेंट पार्ट जैसे साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थोड़ा डायग्राम से इन्हें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग दो सेल लेंगे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो हम लोग देखेंगे इन प्लांट और एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे हम एक इमेजिन कर पाएंगे जब आगे चल के इसको और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप एनिमल सेल और प्लांट सेल का। सेल वॉल एनिमल सेल में तो होता नहीं है, प्लांट सेल में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एनसीईआरटी 11th में आप देखिएगा तो उसमें ऐसे हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है। पर हम लोग बेसिक से मतलब थोड़ा पहले से जाएंगे, मतलब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है प्लांट सेल के लिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में, तो ये पार्ट है सबसे बाहर का, ये तो हो गया सेल वॉल। उसके अंदर का जो पार्ट है ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद ये आपका सेल न्यूक्लियस, ये थोड़ा लेफ्ट में और ऊपर रहता है, ठीक है। और उस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो कुछ भी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके। अब एनिमल सेल को देखते हैं। तो एनिमल सेल हमारा थोड़ा इलिप्टिकल शेप का रहता है, ठीक है, और इसको एग शेप्ड भी बोलते हैं। ये थोड़ा इलिप्स टाइप का रहता है, इलिप्टिकल शेप, है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सेंटर में और डाउन रहता है हल्का सा। ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन, ये दो लेयर है, तो इसमें ऐसा नहीं एक सेल वाल एक सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल जैसा। ये दोनों ही आप सोच सकते हैं लिपिड के, जो बाई लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का वो है। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है, इसमें सेल वॉल नहीं होता। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्लांट सेल जैसा वो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ रहता है। तो यहाँ पर मैंने पहले जैसा रिप्रेजेंट किया। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल या साइटोप्लाज्म, इसको शो नहीं किया है साइटोप्लाज्म को, पर ये ऐसे रहेगा यहाँ पर, है ना। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस रहता है। तो ये जो शेप है वो आपका न्यूक्लियोलस है, और उसमें एक यहाँ पर ऐसे हल्का सा मैंने ऐसे रेड पेन से किया है, तो ऐसे मेम्ब्रेन रहता है जो इसको कवर करता है, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर एनिमल सेल में देखें तो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पर ये जो ऐसे है मेम्ब्रेन, उसको मैंने थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER कहते हैं, ठीक है। उसमें एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। प्लांट सेल में देखते हैं तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन के संग कॉन्टिन्यूस होता है, हमने देखा था ऐसे करके। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो गोल गोल है वो राइबोसोम्स हैं, इसके सरफेस पे, इसकी वजह से ये रफ होता है ना। और यहाँ पर ये जो है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये सब क्या है, ये सब स्मूथ है। इनमें कोई भी आप देखेंगे गोल गोल से नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, तो कोई भी इसमें राइबोसोम्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है इसका, ठीक है। वैसे यहाँ प्लांट सेल में देखिए तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो कंटिन्यूस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। हमारा ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ में, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। तो पहले जितना भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको मैंने वापस रिप्रेजेंट कर दिया है वैसे ही। नया क्या है, तो गोल्गी बॉडीज़, तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, 3-4 आप ऐसे बना सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडीज़। अब ये यहाँ रहते हैं, अब ज़रूरी नहीं यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है। तो बहुत ही एग्जैक्टली हम लोग नहीं देख रहे हैं, पर फिर भी हम लोग एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख ले रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो उसको मैंने अभी नीचे बनाया, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पर ये याद रखना है आउटर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, है ना, कहाँ पर रहते हैं
और कुछ कुछ हम लोग इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा आता है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स भी अगर वॉर्न आउट हो जाते हैं उनको भी डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स को। तो इसमें मैंने ये अलग अलग जगह मतलब पूरे फैले रहते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये क्या हो गए? ये आपके लाइजोसोम्स हो गए। ओके, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर पहले जो भी हमने पढ़ा था जैसे SCR, RER, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, ये सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग अलग जगह रह सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक क्रिस्टी होता है। तो क्रिस्टी क्या होता है? अंदर का मेम्ब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो फोल्ड होते हैं। इसको ऐसे डिस्क्रीट शेप में मैंने दिखाया है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे कंटिन्यूस फोल्ड टाइप भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इसका डायग्राम भी हमने देखा था। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP का जनरेशन होता है। अब अगला हमारा आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कैसे? तो ये डॉट डॉट से दिखाया है, ठीक है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान होगा तो ये भी राइबोसोम्स है। RER रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER राइबोसोम्स के कारण, और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट है, ओके, वो आपके राइबोसोम्स हैं। उसी तरह प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया था, है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर राइबोसोम्स प्लांट सेल में, और ये आपके एनिमल सेल में, ठीक है। अब राइबोसोम बना किससे? तो राइबोसोम में जो राइबो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड का राइबो लिया गया है, और जोम और सोम, जैसे लाइजोसोम था तो वैसे ही लाइजोसोम और राइबोसोम, तो उसमें जो सोम है वो सोमा शब्द से है, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना। अगला हमारा क्या है? तो अगला है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? तो वैक्यूल भी वेसिकल्स जैसे ही होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें H2O स्टोर होता है, ठीक है, और चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो 50 to 90% स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये सेंट्रल वैक्यूल प्लांट का। एनिमल्स के वैक्यूल छोटे होते हैं, तो वो लगभग ऐसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बाकी सब लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, RER, ठीक है। यहाँ पर SCR भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा SCR, है ना। तो ये आपके पहले जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वैक्यूल हो गए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में होता है ना, प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट किया है तो ऐसे शेप में किया है, ऐसे थोड़ा, है ना, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ, ये भी सेल में ऐसे फैले रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं। यहाँ पर 10 नंबर में डॉट 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 क्या है? क्योंकि और भी होते हैं ऑर्गेनल्स, हमने बहुत ही बेसिक्स किए, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इतने ही रखते हैं इसको, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारे को रिप्रेजेंट कर दिया इनमें से जो था, ठीक है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइजोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और RER, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी है, ठीक है। उसी तरह प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं, तो प्लांट सेल में आप देखिए, तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनल्स ऑफ एन ऑर्गेनल। तो एक ऑर्गेनल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना जाना कि न्यूक्लियस से सटा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी थोड़े इधर उधर फैले रहते हैं। फिर भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट होगा या सेल के मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो हमें पता नहीं चाहिए किसका फंक्शन क्या होता है और कैसे ये सब एक दूसरे से मिल के काम करते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो ये हमने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखा, पर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। तो ये हमने देखा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समरी देखते हैं। ये 9th क्लास है, क्लास फर्स्ट से हमने क्या क्या देखा है, तो बहुत ही ब्रीफ में हम लोग एक बार समरी शुरू करते हैं। सेल शब्द बना है सेलुला से, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स
किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं, तो अगर एक सेल है जैसे अमीबा तो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और अगर दो या दो से अधिक सेल है तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। उसके बाद हमने सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी में जो फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स थे वो 3 थे, है ना। पहले दो पॉस्टुलेट स्लाइडर एंड श्वान ने दिए थे। वो क्या थे? पहला था कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, और सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसको बोल सकते हैं मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे करके सेकेंड पॉस्टुलेट को हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट वर्काउ ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं, मतलब पुराने सेल से ही आते हैं वो। द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और हमने देखा कि सेल डिवीजन से ये होता है, माइटोसिस मियोसिस से, ठीक है। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसमें और भी पॉस्टुलेट्स ऐड किए गए, मतलब और भी फंडामेंटल चीज़ें हैं 3 से ज़्यादा, ठीक है। पर यहाँ 3 बेसिक पॉस्टुलेट हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेल के डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं। जैसे जो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल, उसका अलग शेप होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इन सब के अलग अलग शेप होते हैं, मसल सेल, ठीक है। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल्स। उसके बाद हमने देखा था सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, मतलब बेसिक डेफिनेशन देखी थी, और कुछ हमने उनके एक टेबल में फंक्शन देखा था और कुछ नाम देखे थे बहुत ही बेसिक। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर 3 मेन फीचर्स ऑफ सेल जो थे वो क्या क्या थे? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, है ना। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा था। तो उसमें जो डिटेल स्ट्रक्चर था वो डिटेल स्ट्रक्चर पता किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद बहुत ही डिटेल्ड वे में सारे ऑर्गेनेल्स को देखा गया और उनके स्ट्रक्चर्स को पता किया गया, है ना। कई ऑर्गेनेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। उनके पहले के माइक्रोस्कोप थोड़े लेस एडवांस थे, तो उनसे डिटेल्ड स्ट्रक्चर और हर ऑर्गेनेल्स को नहीं देखा जा सकता था। तो हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इनके बारे में देखा था। ये क्या होते हैं? ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को परमिट करते हैं, परमिएबल है, एंड नॉट परमिट, मतलब कुछ को परमिट करते हैं कुछ को नहीं करते हैं, इसलिए ये सेलेक्टिवली बोले जाते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव परमिशन ये अलाउ करते हैं। उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीज़ें कैसे आ सकती थी? तो एक तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कारण, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में जब हम लोग सेल एनर्जी को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बाद हमने देखा सॉल्यूट इन अ सेल क्या क्या हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म हमने देखा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर ऑस्मोसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल कर जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन बराबर होता है ECS और ICS का। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि इसमें सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो हमने रिजल्ट देखा कि जब हम लोग सेल को इनमें डालते हैं तो ये सारे क्या है कि आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ्रेश वाटर क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स कम होते हैं, और एग्जांपल्स देखे ऑस्मोसिस के, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देखा, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा देखा, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनो, डाई एंड ट्राई, फिर वैक्स, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL। फिर हमने मेन देखा लिपिड्स। तो लिपिड्स के लिए हमने कुछ इसके जो लिपिड्स में ये सब आते हैं, तो ये सब क्या है उसको हमने देखा। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, एम्पीफिलिक कैरेक्टर फॉस्फोलिपिड्स का, फिर लिपिड बाइलेयर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दिया गया था, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस देखा, एक्सोसाइटोसिस देखा, ठीक है। उसके बाद हमने अगला देखा था सेल वॉल के बारे में। फिर प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, साइटोलाइसिस क्या होता है, फिर ऑर्गेनिज्म, कौन कौन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होता है। एक तो प्लांट्स हमें पता है, फिर बैक्टीरिया होता है, फिर फंगस होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा था। टर्जिडिटी क्या होता है, तो प्लांट को अपराइट रहने में मदद करता है। टर्जर प्रेशर क्या होता है, टर्जिट स्टेट क्या होता है, फ्लैसिड स्टेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस क्या था, तो मेम्ब्रेन बाउंड डबल लेयर होता था, उसमें 2 बाइलेयर, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते थे। फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता था, तो द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, कंटिन्यूस भी ईआर था। तो जैसे अभी हमने सेल के डायग्राम देखे तो उसमें न्यूक्लियस के साथ ही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पोर्स हमने देखा, क्रोमोसोम्स। फिर क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, तो पैकेज ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू मोर कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने फंक्शंस देखा था। फिर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है या नहीं है, और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स देखा, न्यूक्लियोइड देखा क्या होता था। फिर साइटोप्लाज्म हमने देखा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल। फिर हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया, हल्का सा ब्रीफ में देखा था, ज़्यादातर डेफिनेशन देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, आर एस आर रफ होता है राइबोसोम्स के कारण, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम। उसके बाद एस देखा, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है वो देखा। फिर इसके फंक्शंस देखे, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस जो एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता था, प्रोटीन को वो रिसीव करता था, उसको पैक करता था, मॉडिफाई भी करता था और डेस्टिनेशन पे भेजता था। लाइसोसोम फॉर्मेशन भी यही होता है। फिर हमने लाइसोसोम्स देखा था क्या होता है, ठीक है। तो इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता था। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके पास होता था जिससे बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ होता है, तो इंटरनल स्पेस ऑफ आर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं लाइसोसोम से, तो न्यूक्लियासिस, प्रोटियासिस, सल्फेटासिस, अमाइलेज, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था एक नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं, कि आरबीसी में न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को जगह चाहिए होती है। तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वही ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको मैक्सिमम जगह देने के लिए ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं आरबीसीज में। उसके बाद एटीपी देखा था, जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, फिर एएमपी में, ठीक है। तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर दोबारा फॉर्मेशन भी होता है एटीपी का, ठीक है। एटीपी सिंथेस हमने देखा था जो एंजाइम होता था। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, दो स्ट्रक्चर होते थे। जो इनर मेम्ब्रेन में जो कंपार्टमेंटलाइज्ड, मतलब डिफरेंट कंपार्टमेंट के रूप में जो स्ट्रक्चर होता था, उसमें जो फोल्ड्स होते थे वो कंपार्टमेंट में, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी कहते थे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स और डीएनए होते थे। तो राइबोसोम से प्रोटीन, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर एटीपी सिंथेस क्या होता था, तो एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मैट्रिक्स क्या होता है, स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल क्या है, तो उसका सिर्फ डेफिनेशन देखा था, ये भी हमें पढ़ना है ना। तो सेल साइकिल, ये सब होते हैं डिफरेंट साइकिल्स, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। तो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में जो यूज़ होता है वो क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल होता है। उसके बाद हमने प्लास्टिड्स देखा था। तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं। क्रोमोप्लास्ट, उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। प्लास्टिड्स के पास भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने देखा था। फिर क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एम्बेड होते हैं। फिर वैक्यूल्स देखा था हमने, ये क्या है, स्टोरेज होता था इनका, किस क्या क्या, सॉलिड या लिक्विड कंटेंट। प्लांट के जो सेंट्रल वैक्यूल होता था वो बहुत बड़ा होता था, 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। एनिमल सेल्स के वैक्यूल स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है। वैक्यूल फुल ऑफ सेल सैप होते थे और ये प्रोवाइड करते थे टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है। वैक्यूल स्टोर क्या करते थे, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, ठीक है। और ये वेसिकल से ही फॉर्म होते थे, ठीक है। और फिर हमने देखा सेल डिवीजन, ठीक है। छोटा सा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी 11th में तो ये चैप्टर भी है, ये है ना। तो सेल डिवीजन में हमने बहुत ही बेसिक देखा था कि न्यू सेल का फॉर्मेशन दो तरह से होता था, माइटोसिस और मियोसिस। तो अगर ग्रो करने के लिए और ओल्ड या डेड सेल को इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए जो डिवीजन होता था वो माइटोसिस होता था। और
जब रिप्रोडक्शन होता था तो उसमें जो गैमेट फॉर्मेशन और फिर ऑफस्प्रिंग जब आता था तो इसमें जो प्रोसेस में जो डिवीज़न होता था वो मियोसिस होता था। उसके बाद हमने देखा था कि माइटोसिस में क्या होता था कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल, और मियोसिस में क्योंकि 2 लगातार डिवीज़न होता था तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल, ठीक है। और एक बात थी कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल, ठीक है, बराबर क्रोमोसोम होता था। लेकिन मियोसिस में जो मदर सेल में होता था उसका आधा होता था क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये 2 बेसिक बातें हैं दोनों में। और फिर वेसिकल्स हमने देखा था क्या होता था, तो ये लिक्विड या साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके लिपिड बाइलेयर से जो एक ऐसा शेप का जो एक हम कह सकते हैं स्टोरेज स्पेस बनता था जिसमें लिक्विड या साइटोप्लाज्म स्टोर किया जाता था, वो वेसिकल होता था। उसके बाद ये नेचुरल फॉर्म करते हैं कब कब, एंडोसाइटोसिस जब कोई चीज़ सेल के अंदर आता है, या एक्सोसाइटोसिस जब कोई चीज़ सेल के बाहर जाता है। और फिर सेल में भी अगर हमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो भी ये फॉर्म हो जाते थे। फिर इंट्रासेलुलर स्पेस देखा था हमने और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस देखा था। उसके बाद ये प्लांट सेल हमने देखा था इसी वीडियो में, और फिर ये एनिमल सेल है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक बातें सब हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है मिसलेनियस नोट्स। अब हम लोग क्लास 11th की जो NCERT है उसका जो है नोट्स, उससे हम लोग कुछ कुछ, क्योंकि कोर्स बुक हमारा वही है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, पर अब हम लोग उसको देखेंगे। जैसे NCERT में ये जो यूनिट था उसमें 3 चैप्टर हैं, तो यूनिट में एक टर्म आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो ऐसे करके कुछ स्पेशल टर्म्स, कुछ स्पेशल नॉलेज है ना, और कुछ उसी के डिफरेंट जो नॉलेज है या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको करने से पहले अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MCQs करेंगे। तो अब पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास 8 तक हमने जो, क्योंकि क्लास 9 में तो हमने ये थोड़ा डायग्राम देखा और उसके बारे में हमने कुछ देखा था डायग्राम, और रिवीजन किया बस क्लास 9th में, ठीक है। तो क्लास 8 तक जो हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड हम लोग अब सारे क्वेश्चन देखेंगे नंबर 1 से। और नंबर 1 से बहुत सारे वीडियो के छोटे छोटे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं यूट्यूब में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन सीरियल वाइज हम लोग इस वीडियो में, अगली वीडियो से हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से मिसलेनियस नोट्स और बेसिकली क्लास 11th के अब कॉन्सेप्ट्स हम लोग शुरू करेंगे, फिर इसके भी क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।